वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का यूज़ क्या होता है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल यूज टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एंड द जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन। तो हम सबको पता है ना, अलील क्या होता है। अलील इज़ अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है कि रिपीट होना। तो यहाँ अलीलिक फ्रीक्वेंसी मीन्स कि अलील रिपीट हो रहा है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर अलील अपीयर्स इन अ पॉपुलेशन। Allele frequency determined by counting how many times of allele appear in a population. So in short, allele frequency मतलब कि how many times allele appear in a population, कितनी बार हमें allele जो जिनका अल्टरनेटिव फॉर्म है वो पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, रिपीट होता है, उसे बोलते हैं allele frequency. In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene and a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें फिक्स ही चाहिए और जैसे जनरेशन चेंज होती है उसमें भी हमें वही अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम ही चाहिए। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अल्बेरिक इक्वेशन। These principles say that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में वो स्टेबल है और कांस्टेंट है, वो भी जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि अलील फ्रीक्वेंसी उसके नाम से ही पता चल जाता है ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि रिपीट होना। तो जो चीज़ रिपीट होती है तो वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन और स्टेबल ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। द जीन पूल मीन्स टोटल जीन एंड देयर अलील इन पॉपुलेशन। पूरे जीन, टोटल जीन और जो भी अलील है उस पॉपुलेशन में उसे बोलते हैं जीन पूल। रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम अब समझ में आ रहा होगा। सम टोटल ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम है, टोटल है, वो 1 है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम एज पी एन क्यू। नेम ये सब एक इक्वेशन आएगा आगे, पर ये उसका एक नाम है। पी एन क्यू and in diploid organism P and Q represent the frequency of allele A and allele small a. तो जहाँ पे P है, P किसके लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील के लिए। P जो है वो डोमिनेंट अलील के लिए है और जो Q है वो है रिसेसिव अलील के लिए, याद रखने का। The frequency of capital A individuals in a population is simplified p square। क्योंकि 2a है इसलिए और डोमिनेंट है इसलिए p स्क्वायर। दिस इज अ सिंप्लीफाइड स्टेटेड इन अनदर वे। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट अलील A with frequency of p appear on both chromosome of diploid individual is simplified. The product of probability is p square. Yeah. Similarity, the small a is a q square, क्योंकि स्मॉल a जो रिसेसिव अलील है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है q स्क्वायर से, और कैपिटल ए स्मॉल पे हिट्रो है इसलिए 2pq। हैंस पी स्क्वायर 2, ये इक्वेशन याद रखने का, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहाँ पे जो p एंड q जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करता है अलील को, एंड पी स्क्वायर 2pq एंड क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है जीनोटाइप को। दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differ from expected value,
The difference direction indicates the extent of evolutionary change. एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? हम अलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में पहले से ही हमें पता होती है, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू. पर जब हम फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं और जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग मिलती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशन कुछ चेंजेस हुआ है, इवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है. डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम. क्या जो डिफरेंट मिली हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो क्या हुआ? कुछ डिस्टर्बेंस हुआ इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. डेट मीन्स change in frequency of allele in a population would tend be interpreted as a resulting in evolution. कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, चेंजिंग हुआ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में. इसका मतलब क्या हुआ? allele की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और इसका मतलब कि न्यू जीन आएगा, तो इसलिए क्या होगा? इवोल्यूशन होगा. 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. ये मेन है जो आपको याद रखना कि कौन से 5 फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं. दीज आर जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पे हम सब पढ़ चुके हैं म्यूटेशन क्या होता है, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस जो चैप्टर है वो आपने किए होंगे. तो when migration of section of population to another place and population occur, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजिंग इन द ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन. तो यहाँ पे क्या माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, पर यहाँ पॉपुलेशन है और यहाँ से कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट करके यहाँ पे आ गई, तो क्या हुआ? और यहाँ पे उन्होंने अपना पॉपुलेशन बनाया. तो यहाँ पे पहले से भी कुछ पॉपुलेशन थी, इसलिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एंड और यहाँ पे भी न्यू पॉपुलेशन हो, यहाँ पे भी जो यहाँ से गई हुई पॉपुलेशन है वो, और यहाँ पे जो पहले से पॉपुलेशन थी वो, इसीलिए यहाँ पे भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी. यही बोला है ये लाइन में. व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज इज द न्यू पॉपुलेशन. New gene and alleles are added to new population and these are lost from the old population. This would be gene flow if this gene migration happens multiple times. अगर ऐसा बहुत बार हुआ तो क्या होगा? जीन फ्लो होगा. तो हमें दो टर्म मालूम हो गया ना, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. क्या होता है? माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. ऑब्वियस ही बात है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, न्यू पॉपुलेशन भी आएगी. और अगर ये बहुत टाइम बाद बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा तो जीन फ्लो होगा. If the same change occurs by chance, it's called genetic drift. Occur by chance, अब कुछ किसी फैक्टर यानी कि कुछ ऐसे कुछ चांस अपने आप नेचर ने नहीं, पर ऐसे भूल से गलती से हो गया, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. देखें, मान लीजिए ये बटरफ्लाई का पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे अचानक से आग लग गई, फायर लग गया. क्या? फायर. तो क्या हुआ? जो ब्लू वाले थे वो सब मर गए, पर जो थोड़े बचे थे वो सब लोग भागे ना. फायर लगी तो आग लगी तो सब बचने के लिए भागे, तो कुछ यहाँ पे ऐसे आ गए. तो जहाँ पिंक और ब्लू वाले इतने हैं, तो यहाँ पे हम न्यू पॉपुलेशन आई तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पिंक वाले ज़्यादा है और जो ब्लू वाले कम है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जनरेशन चेंज होती जाएगी, तो ये ब्लू वाले हमें दिखने को ही नहीं मिलेंगे. तो जो ये फायर लगी, आग लगी, ये किसी चांस की वजह से लगी, इवेंट हुई, वो किसी बाई चांस हुई, कि ऐसे नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species.
The original drifted population become founders and the effect is called founder effects. Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotypes. कुछ माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो प्री एग्जिटिंग जो एडवांटेजेस म्यूटेशन थे उसको सिलेक्ट किया और उसको ऑब्जर्व किया तो हमें कुछ न्यू फिनोटाइप देखने को मिले. ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन. कुछ टाइम बाद वो उसका क्या देखने को मिला? स्पेशिएशन. स्पेशिएशन मीन्स न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना. नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन एनेबल बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी. यहाँ बोला है कि नेचर उसको सिलेक्ट करता है जो सर्वाइव एनवायरमेंट में बेटर फिट होता है इसलिए सर्वाइव कर जाता है और रिप्रोड्यूस करता है और मोर प्रोजेनी देता है. नेक्स्ट क्या बोला है? अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनोसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड अलील इन फ्यूचर जनरेशन. तो जब वेरिएशन आया किसके वजह से म्यूटेशन के या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से या जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट से, तो उससे क्या हो गया कि अलील की जीन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई और आगे हमें फ्यूचर जो आगे वाली जनरेशन में भी कुछ चेंजेस दिखने को मिलेंगे. कपल टू इन्हांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचर सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबिलाइजेशन in which more individuals acquire mean character value. Directional change, more individuals acquire value other than the mean character, and distribution, more individuals acquire peripheral character value at both end of distribution curve. तो इसके बारे में क्या है देखते हैं. तीन ग्राफ है. डायरेक्शनल सिलेक्शन पहले हम थियोरी देखते हैं फिर ग्राफ पे देखेंगे. दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अकर्स व्हेन सिलेक्शन प्रेशर आर वर्किंग इन फेवर ऑफ वन एक्सट्रीम ऑफ ट्रेट. डायरेक्शनल सिलेक्शन कब देखने को मिलता है? जब सिलेक्शन प्रेशर एक ही टाइप के कैरेक्टर पे वर्क करता हो. देयरफॉर व्हेन लुकिंग एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन अ ग्राफ टेंड टू लर्न मोर टू मोर वन साइड. तो देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन ग्राफ में यहाँ इतनी थी पर कुछ सिलेक्शन प्रेशर की वजह से ग्राफ शिफ्ट हो गया किसी एक ही डायरेक्शन में और हमें सिलेक्शन के प्रेशर के बाद हमें यह पॉपुलेशन देखने को मिलती है. पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शन मीन्स किसी एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होना, उसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. एग्जाम्पल जिराफ लॉन्ग नेक. दूसरे एग्जाम्पल भी बताऊंगी किसी शॉर्ट वीडियो में. पर डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको याद रखना है किसी एक डायरेक्शन में ग्राफ होता है वो शिफ्ट होता है, एक ही ट्री टू उसमें फेवर किया जाता है दूसरे को नहीं. स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन उसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स व्हेन देयर सिलेक्टिव प्रेशर वर्किंग अगेंस्ट टू और मिडल ट्रीट इज सिलेक्टेड. तो स्टेबिलाइजेशन सिलेक्शन में क्या होता है कि जो मिडल वाला ट्रीट है वो सिलेक्ट हो जाता है, एक्सट्रीम वाला ट्रीट सिलेक्ट नहीं होता. ये देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है पर कुछ सिलेक्शन के प्रेशर क्या है जो मिडल वाले ट्रीट थे, मिडल वाले जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट हो जाते हैं. तो स्टेबिलाइजेशन में क्या होता है? जो मिडल वाला होता है वो सिलेक्ट हो जाता है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव सिलेक्शन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अकर्स व्हेन सिलेक्टिव प्रेशर आर वर्किंग इन फेवर ऑफ टू एक्सट्रीम्स एंड अगेंस्ट द इंटरमीडिएट ट्रीट. दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज नॉट कॉमन. व्हेन लुकिंग एट द ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू हायर पिक्स ऑन बोथ एंड्स विथ मिनिमम इन द मिडल. तो डिस्ट्रीब्यूटिव सिलेक्शन में क्या होता है? ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है पर जो एक्सट्रीम वाले ट्रीट है एक्सट्रीम वाले ट्रीट
वो सिलेक्ट हो जाते हैं और जो मिडल वाला है वो सिलेक्ट नहीं होता है। हमें देखा है ओरिजिनल पॉपुलेशन है, पर आफ्टर सम सिलेक्शन प्रेशन के कारण जो ये एक्सट्रीम वाले 2 ट्रीट हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सिलेक्ट होता है। स्टेबिलाइजर में मिडल वाला, पर डिस्ट्रीब्यूटिव में मिडल वाला सिलेक्ट नहीं होता है। जो एक्सट्रीम जो दोनों किनारे पे है वो वाला कैरेक्टर ट्रीट सिलेक्ट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।